हाय एवरीवन, आज हम आ गए हैं ईसरल गुरुकुल का वीडियो लेकर, जिसमें हम ये जानेंगे कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, बच्चे कहाँ से आए हैं और टीचर्स कौन से मिल रहे हैं, मेंटरशिप कैसी है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या होमवर्क मिलता है, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ। तो सबसे पहले जानते हैं भाई ये लोग आए कहाँ से। हाँ मैम पंजाब से, उत्तराखंड से, ओके, असम, ओहो वाह, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। यार देख लो, पूरा भारत ही ईसरल गुरुकुल में आ चुका है। कोटा के बारे में बहुत भी चीजें फेमस हैं, अच्छी भी हैं, सो कॉल्ड बुरी भी फेमस हैं। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा कोटा में, तो कौन बताएगा मुझे जनरली? हाँ, कोटा में एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। जब तक आप मतलब खुद सही है तो हर एक लड़की सही है, हर एक बच्चा भी सही है। जब खुद को सही रहना पड़ेगा। अच्छा। पढ़ाई का माहौल सबसे बेस्ट है यहाँ, इससे ज्यादा बेटर माहौल कहीं पे भी नहीं मिल सकता। इकोसिस्टम है यहाँ पे ऐसा होता ना कि आजू बाजू आपके जो चल रहा है सब केवल पढ़ाई पे डिस्कशन हो रहा है, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, यही सब। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ और सुनने को मिलेगा ही नहीं। खाने जाते हैं ना मैथ्स पे, तब भी वो बोलते हैं कि मैं आज जेई का इतना क्वेश्चन लगाया, तुम नीट में ऐसा हो है कैसा, मतलब पढ़ाई के बारे में बातें होता है। एंड कंपटीशन का भी रियलिटी चेक है, क्योंकि इतने बच्चे हैं तो पता रहता है कि एक्चुअली कंपटीशन किस लेवल पे है। सिर्फ एक सिटी का एक इंस्टीट्यूट नहीं है, एक ही सिटी में कई इंस्टीट्यूट है, कई बिल्डिंग्स हैं, तो पता रहता है कि एक्चुअली किस लेवल पे कंपटीशन है, ये कोटा का किस माहौल लेवल है। पे रैंक्स आ रहे हैं, किस लेवल पे मार्क्स आ रहे हैं। ये सब ड्रॉप ईयर लेकर ईसरल वॉरियर बैच में है। जो नई क्लासेस है वो 12 जुलाई से होने वाली है। कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा जब तुम वॉरियर बैच में आई? तो जैसे पहले मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में थी, तो ऐसे वहाँ पे मेरे को था कि यहाँ पे बैच सिस्टम है, तो भले वहाँ पे आप किसी भी बैच में, आपके दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है कि कहीं मेरे टीचर जो मुझे पढ़ा रहे हैं ये अच्छे नहीं है, शायद दूसरे बैच के जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं। तो उस वजह से मैं उसी चीज़ को सोचती रहती थी और पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं हो पाता था। मुझे लगता था टीचर ही ख़राब मिले। अब यहाँ ईसरल में ऐसा कोई बैच सिस्टम है नहीं, हमें ऑल इंडिया रैंक 1 के टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे CM सर है और आशीष सर है। तो फिर उससे मतलब वो दिमाग से हट गया है कि हमारे टीचर खराब पढ़ा रहे हैं। सबसे टॉप 705 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, 695 आ रहे हैं, तो टॉप 3 रैंक्स मोस्ट प्रोबेबली टॉप 100 की आने वाली है। तो वो टीचर्स इनको वॉरियर के अंदर पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं बात करती हूँ सबसे पहले फिजिक्स की, तो फिजिक्स इज द धुरंधर ऑफ नीट। इस बार के जब रीनीट हुआ 2025 हुआ, उसमें लेजिट टफनेस, टू मच कॉम्प्लेक्सिटी के साथ फिजिक्स आई थी, राइट? तो इनको फिजिक्स के टीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई आप लोगों को फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं? यस, मैम आशीष सर पढ़ा रहे हैं। आशीष मावत सर। इसमें मैं पहली बार प्रिपेयर कर रहा हूँ, 11 और 12 में मैं प्रिपेयर नहीं किया। अच्छा, कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी मैं आपने? पहली बार पढ़ रहा हूँ। जो टीचर इतना अच्छे से कोऑपरेटिव वे में पढ़ा रहे हैं ना, मैं लग रहा है कि मैं नया चीज़ पढ़ रहा हूँ। लग ही नहीं रहा कि मैं पुराना चीज़, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं था इतना अच्छे से, और मतलब मेरे को बहुत चीज़ नया नहीं आ रहा था। बस सर ने ऐसे समझा था कि हाँ मेरे को भी आज आ जा रहा है वो चीज़। तो मतलब टीचर पार्टिकुलर स्टूडेंट को मतलब स्पेसिफिक गाइड करता है। और जैसे मैं अभी इधर आया ना कोटा पे, तो मैं पहली आया हूँ हम लोग के उधर से, और बाकी कोई नहीं आए। तो मैं सोचा था क्या होगा ना होगा, तो मैं ये सोच रहा कि जो मैंने सोचा था जी इधर आने का, ये बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि मैं अभी बच्चे से सुन रहा हूँ ना, सब लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इस कोचिंग में रिकॉर्डेड से पढ़ना पड़ रहा है, ये वो। बट मेरे को लगा इधर से मैंने जो चूज़ किया पहली बार, बिना इन्फॉर्मेशन, थ्रू द यूट्यूब से ही मैंने जानकारी लेके ये डिसीजन लिया, और मेरे को लगता है वो मेरा मतलब बेस्ट डिसीजन है कोटा आने का। तो तुम्हें वर्थ इट लग रहा है डिसीजन गुरुकुल में आना? मतलब इधर से बच्चे से बोल रहा है ना कि इधर ये नहीं पढ़ा रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है मेरा, बहुत सारी का बहुत दिक्कत है स्टूडेंट को। लोग बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरे साथ भी मतलब कुछ प्रॉब्लम पहले फेस हो रहा है, बट मैं जब टीचर के साथ डिस्कस किया, मेंटर के साथ डिस्कस किया, अभी लग रहा है वो टाइम लगेगा, बट मैं वो करेक्ट कर लूँगा। तुम्हें कैसी लग रही है फिजिक्स? डेफिनेटली बहुत अच्छी है, और कई जो कंसेप्ट्स पहले नहीं आते थे समझ में, जबकि टॉपिक्स वो इजी होते थे, पर वो कितनी ही बार पढ़ लेते थे, उससे क्वेश्चंस बनते ही नहीं थे। वो अब बनने लग गए हैं, और जिस लेवल के क्वेश्चन सर क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं कि उसके बाद और जगह से और बुक से क्वेश्चन करना वो इजी लगने लगा है। मतलब वो बनने लगे हैं, जो पहले तो बनते ही नहीं थे, कैसे भी नहीं बनते थे, वो अब आराम से भी बनने लगा है। और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं टीचर्स, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस भी देते हैं किससे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एंड होमवर्क के लिए भी स्ट्रिक्ट है। वो तो होना ही है। मतलब आज की करंटली हार्श रियलिटी है कि 90% बच्चा सिर्फ थ्योरी पढ़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ये सैड रियलिटी है, बट ये है। तो यहाँ पर बेटा जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस और टफ लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी ना फिजिक्स में, जो फिजिक्स ने रंग दिखाए, देखो जनरली केमिस्ट्री रंग दिखाती है, वो भी दिखाए केमिस्ट्री ने भी, बट जो फिजिक्स ने दिखाया ना वो सिर्फ प्रैक्टिस करके ही होते हैं। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो भाई केमिस्ट्री किस किस की फेवरेट है?
अच्छा, आपकी है। तो भाई केमिस्ट्री में आपको कौन टीचर पढ़ा रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका गुरुकुल में? केमिस्ट्री में अभी तक तो एटी सर और हमें डीएस सर पढ़ा तो है। एटी सर आपको पढ़ा रहे हैं? यस, अभी तो फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, और डीएस सर अभी पढ़ा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा चुके हैं, और उसके बाद अभी पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा रहे हैं। तो मतलब मेरी अच्छी पसंद है, इसका मतलब मैं थोड़ा ऑपोजिट मीनिंग की तरह बोलूँगी कि वो एक्चुअली मेरा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट रहा है। तो इस वजह से बार बार मुझे थ्योरी तो सब कुछ आता था, लेकिन मैं क्वेश्चन में अप्लाई ही नहीं कर पाता। तो अब मैंने जब यहाँ पे इसरल में आई थी, मैंने एटी सर से बात करी थी, एंड एटी सर ने पहले मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, बहुत सारे कंसेप्ट, मैंने सारे आंसर्स दिए थे। तो उन्होंने तब मुझे बोला था, बेटा तुझे आता तो सब कुछ है, लेकिन अप्लाई करना नहीं आता, और वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और उन्होंने लिटरली सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, मैं रीनीट भी दे चुकी हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे नीट की प्रिपरेशन से जस्ट पहले वाले महीने में आए थे गुरुकुल में, राइट? हाँ, तो तब मतलब पूरे वो 1.5 महीने उन्होंने मुझे जिस तरीके से हर एक चीज़ में हेल्प करी है, इवन एलन सर ने भी हेल्प करी है। एलन सर द गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? उन्होंने बहुत बहुत मदद करी है। एटी सर तो मतलब हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि बेटा ये प्रैक्टिस करो, बेटा वो प्रैक्टिस करो। इवन मैं देख रही थी वो मतलब 2 लाइन बोलते थे और मेरे क्वेश्चन सारे बनने स्टार्ट हो जाते थे। तो मैम एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो ये बोल रही थी कि इनको स्पेशल टीचर्स रैंकर बैच में मिलते थे। मैं जहाँ पे पहले थी वहाँ पे भी स्पेशल बैच होते थे, टीचर्स हमारे सेम रहते थे जहाँ पे मैं पढ़ती थी, लेकिन जो डिफर कर जाता था वो है मटेरियल में एक्सेस मिलना। उनको मैंने देखा है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता था, जिस वजह से मैंने देखा है कि अभी जो टफ पेपर आया था 21 जून का, उसमें मतलब जो उस बैच में जिस भी बच्चे था वो भी मतलब करके निकल गया, लेकिन जो हम नहीं थे ना वो उनको दिक्कत हुई, क्योंकि हमने सिर्फ मॉड्यूल प्रैक्टिस करी है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला है। ये हमें बाद में पता चला था। और यही कारण है कि टॉप बैच से सिर्फ रैंकर निकलते हैं, बट ई-सरल एक ऐसा इकलौता इंस्टीट्यूट है जहां पर उसी बैच से एवरेज से टॉपर निकलते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हर्ष जो वॉरियर बैच लास्ट ईयर तुम्हारी तरह ऑफलाइन में आया था, वो 474 मार्क्स पे आया था 2025 में। नाउ ही स्कोरिंग 660 मार्क्स। ऐसे ही एक बच्ची आई थी सोनल करके, कर्नाटका से है वो, उसके 379 समथिंग मार्क्स आ रहे थे नीट 2025 में। नाउ शी स्कोरिंग 606, यानी कि ये बैच वो है जहाँ एवरेज भी टॉपर बनता है। बताओ अपना एक्सपीरियंस जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी, तो कौन बताना चाहेगा भाई? अच्छा, तो हमें युक्ता मैम जूलॉजी पढ़ाती हैं, जो कि ये है बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। आई वांट टू से द क्वीन ऑफ जूलॉजी। अरे यार थैंक यू सो मच। मतलब काफ़ी मैंने आज तक इतना पढ़ा, मतलब मैंने 11th में बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, मैंने मैथ्स रखी थी, मैथ्स और बायो दोनों थी मेरे पे, तो मैंने बाद में ली बायोलॉजी। तो मेरा पहली बार पढ़ रहा हूँ जूलॉजी 11th क्लास की, तो मेरे को काफ़ी सारे कोर कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहा है यहाँ पे। जो डाउट होती है मैम सॉल्व कर देती है। तो बस यही कहना चाहूँगा, बाय हार्टेड ई-सरल आ जाओ। अरे वाह, आपका क्या कहना है भाई? मैं तो मतलब जैसे आप जो क्लास में पढ़ाते हो मैं बस उसको गौर से सुनती हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे को जूलॉजी घर पे नहीं पढ़ना पड़ता, बस जैसे जो डाटा होता है उसमें बस वो देखना पड़ता है। जो भी अगर आप टेस्ट से तो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे तब पढ़ोगे तो उसमें भी काम चल जाएगा। कॉन्सेप्ट सारे क्लास में समझ आ ही जाते हैं, तो उससे एनसीईआरटी की लाइन आप लेके चलते ही हो, तो मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बस टेस्ट से पहले एनसीईआरटी पढ़ो और बस। देखो ये बायोलॉजी ऐसी है, इसके बिना सिलेक्शन इज इम्पॉसिबल। 360 मार्क्स की बात है ना? और अभी सीएम सर तो मतलब क्लास में इतनी बार रिवाइज कराते मतलब शायद इनकी उतनी उम्र भी नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट। 23 साल का सर को एक्सपीरियंस है। कोटा की पहली AIR 1 सर ने दी थी, और उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है टॉप रैंक्स का। हाँ, मतलब सीएम सर इतनी बार आपको एक ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट इतनी बार रिवाइज कराते क्लास में कि मतलब पूरा वो खून में उतर जाता है उस मतलब अब तो कोई नींद में उठा के भी पूछेगा ना कि मोनेरा के क्या फीचर्स है उसके, मतलब बोल देंगे, इतनी बार सर रिवाइज कराता है। और मैं एक और, जब आपने केमिस्ट्री का बोला था तो उस पर कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो परख सर ने स्टार्टिंग में ऐसे बॉटनी पढ़ा था, तो जब मैं फर्स्ट आई थी तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है कि क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा केमिस्ट्री वीक है ऐसा है। तो सर ने फिर टीचर से बात की, तो डीएस सर ने सब ने मुझसे बात की कि क्या केमिस्ट्री में वीक है, कौन सा पोर्शन। तो मैंने कहा मेरी तो पूरी केमिस्ट्री ही ख़राब है। तो तब से सर ने मतलब बताया मुझे किससे क्या करना है क्या नहीं, और ध्यान भी दिया, और अभी अच्छा स्कोर आ रहा है टेस्ट में भी, केमिस्ट्री में भी। क्या बात है यार। तो आपका क्या कहना है भाई?
टीचर्स को लेके बायोलॉजी का जैसे अभी युक्ता मैम और सीएम सर है, दोनों मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया टीचर्स है। सीएम सर तो मतलब जो बच्चा का प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग अभी प्लांट किंगडम चल रहा है तो प्रॉब्लम वो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट में होता है, एल्गे ब्रायोफाइट से सबका। तो सर वो एकदम बेसिक से सबसे पहले हम लोग को वो समझाया उसका बेसिक, और बेसिक ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें की टर्म्स ये सब आता है तो डायरेक्ट उसमें नहीं गया, उससे पहले उसका बेसिक्स एकदम जो मे बी शायद हम लोग क्लास 8-9 में पढ़ा होगा, सर उधर से उठा के हम लोग को एकदम ऊंचा तक पहुंचाया। एंड जब वो चैप्टर 3-4 दिन बाद शुरू हुआ आफ्टर बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद, तो वो चैप्टर इतना इजी लगने लगे कि बस क्लास में पढ़ लो और घर जाके रिवाइज कर लो तो वो चैप्टर कंप्लीट वैसा। और सीएम सर मतलब क्लास में बच्चे लोग का ध्यान भी रखता है कि सर को पता रहता है कि कौन कल बच्चा जो क्लास में आया नहीं है, कौन एब्सेंट मार रहा है। सर पॉइंट आउट करके नेक्स्ट डे पूछते हैं कि तुम क्यों क्लास में नहीं आया, तबीयत ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़। तो इनफैक्ट एकेडमिक्स और मतलब इवन एक एक बच्चा पे ध्यान देता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। जूलॉजी की अगर हमारी क्वीन के बारे में बात करें तो मैं एक ही बस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगी, जिसको सुनने के बाद मतलब सच में क्यों वो क्वीन है आप लोगों को पता चल जाएगा। उसका रीज़न यही है कि रीनीट से पहले एक मॉक ड्रिल का पेपर हुआ था जो मैंने भी दिया था। उसमें एक क्वेश्चन था जो ब्रीदिंग के साथ साथ बॉडी फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन था। वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कार्डियक आउटपुट का था, एंड दैट क्वेश्चन वाज सो टफ। तो आप बस समझ लो कि दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन बना जिसमें आपको मतलब लिटरली दिमाग लगाना पड़ रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो ये सर मतलब ये तभी हो सकता है जब वो क्वीन ही हो जूलॉजी का। और एक और भी हमारे बॉटनी के किंग हैं, वो है पीआरवी सर, हमारे परख सर। तो उन्होंने, मैं बॉटनी से बहुत डरती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं हमेशा मतलब पीआरवी सर की जहाँ भी क्लास होती है, सर मुझे ये बता दो, सर मुझे ये बता दो, मेरा हमेशा ये चलता रहता है। और मतलब सर ने आज बॉटनी इतनी ईजी कर दी है मेरे लिए। भाई आप पहले भी इंस्टीट्यूट में थे, ठीक है, फिर आप ड्रॉप ईयर लेकर वॉरियर बैच में आए, तो वहाँ पर क्या आपको मेंटरशिप मिलती थी और कैसे मिलती थी वर्सेज ई सरल में जो अभी आपको मेंटरशिप मिलती है और कैसी मिलती है? तो भाई कौन बताएगा, आप बताओगे? मतलब मेंटोरशिप मिलती तो थी, उसमें था कि आपको ऐसा मेंटोर प्रोवाइडेड, बट उस एक मेंटोर के पास इतने सारे बच्चे होते थे कि आप उनसे ऑब्वियसली कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते हो इतना। बस हाँ, नाम की आपको मेंटोरशिप मिली है कि अगर कभी आप बाद में कुछ कह दो कि तो फिर वो बोल सके कि हमने मेंटोर दिया है आपको, तुम्हारी गलती है, तुम नहीं गए। हालांकि आप उसके पास जा ही नहीं सकते हो क्योंकि इतने सारे बच्चे वो आप पे इतना ध्यान ही नहीं देंगे। 300 का बैच है, करेक्ट, और वहाँ जाके आप डीमोटिवेट ही होंगे। और यहाँ पे ई सरल में क्या है कि लिमिटेड बच्चे हैं और मेंटोर बहुत सारे हैं। अब मतलब और यहाँ पे क्या होता है, आप एक मेंटोर को अपनी प्रॉब्लम बताओगे, ऐसा मेरे साथ हुआ कि तो वो मतलब पूरे मेंटोर में सब में पूरे हर जगह आपके पास तक पहुँच जाती है वो बात। ये एक वो है कि बच्चे की प्रॉब्लम उन सबको पता होनी चाहिए जो उस बच्चे से जुड़े हुए हैं। जैसे आफरी को कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हुई, तो मुझे याद है उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो मेंटर्स को पता चली, मेंटर्स ने मुझे बताया, तो मैंने और मेंटर ने उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। तो यहाँ पर सबको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं जो उनकी बायोडेटा जानते हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब ये क्लास क्यों नहीं आया। जैसे यहाँ पर मेंटर्स की एक लाइन बहुत फेमस है, क्लास आ जाओ नहीं तो चला जाएंगे। अच्छा, ऐसा किसी के साथ हुआ है जैसे कभी क्लास ना आए हो, उसका कोई इंसिडेंट? मतलब अच्छा, ये regular तो आए। सिंसियर बच्चा है ना कि भाई मेरा तबीयत खराब हुआ था जब मैं आसाम से आया था ना, इधर का खाना थोड़ा एक्सचेंज हुआ तो हाँ, मैं खाना exchange बीच में मेरा तबीयत बहुत वीक हो गया था, तो मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। ऐसे रेगुलर क्लास आ रहा था बट मेरा बॉडी में मतलब स्ट्रांगनेस नहीं था। मैंने, मेरे पापा ने मेंटोर को एक बार ही बोला और मेंटोर ने मेरे को ऐसे में देखा ना, फिर बोला कि तेरी तबीयत ख़राब है। फिर मेंटोर खुद फ़ोन किया कि आ जाओ, मैं डॉक्टर के पास ले जाओ। जो मेरा हॉस्टल का पीजी का जो है ना, उसने भी मेरे को इतना अच्छे से नहीं देखा बट जितना मेंटोर ने देखा। 3-4 बार कॉल किया और एक मेंटोर लीव में था तो दूसरे मेंटोर को बोल दे कि तुम जाके इसको देख लो कि मैं लीव में हूँ, तो कि स्टूडेंट को कुछ ना हो। बट फिर अच्छे मेरा तबीयत ठीक हो गया था, तब मैंने बोला जब ज़रूरत हो जाए तब जाओ। मतलब देखो, मेंटरशिप का इतना बड़ा रोल है, एग्जाम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से नहीं निकलता है, या फिर सिर्फ 10 घंटे की पढ़ाई से नहीं निकलता है, एक प्रोसेस से निकलता है, कंसिस्टेंसी से निकलता है। जनरली क्या होता है दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना, देखो 1 महीना तो सब में अटेंडेंस आती है, राइट, लेकिन 1 महीने बाद ना बच्चे जनरली तुम लोगों को हॉस्टल में ही दिखते हैं, ऐसा होता है ना, मतलब नहीं रहते, लेकिन जाते ही नहीं है। वो लोग फ़ोन चलाता है, खाना भी ठीक से नहीं खाता है, कोचिंग से कोई फ़ोन भी नहीं आता। मैंने मेरे बगल के रूम से देखा, अलग कोचिंग का है, एक दिन भी मतलब नहीं गया ना तो कुछ मतलब कोचिंग का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब बच्चे को तो देखना चाहिए ना, उसकी हालत, उसका तबीयत भी ख़राब हो सकता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा है, पढ़ाई का तो एक पार्ट है बट उसका एक तबीयत का भी तो बात है ना, बट उसमें भी नहीं देख पा रहा। जैसे मेरा तबीयत होता, मैं तो इधर पहली बार आया हूँ और पहली ड्रॉप है और मैंने पहले कोचिंग ऐसा किया भी नहीं था, मेरे को चीज़ माहौल भी नहीं मालूम था, तो क्या डॉक्टर कहाँ मिलेगा,
क्या सही बात, नया शहर है, information ही नहीं नए था। डॉक्टर्स है, नहीं पता होता है तो तो कौन सा मेरा दिक्कत किसके पास जाऊँ ना जाऊँ, तो इसीलिए मतलब मेंटोर ने फिर बोला कि ठीक है मैं ही ले जा रहा हूँ। तो मतलब मेंटोर मतलब लगता ही नहीं कि ये मेंटोर जैसे जैसे लगता है कि बड़े पापा मम्मी के तरफ से ही कोई रहता है, ऐसा लगता है घर का ही ट्रू ट्रू। और पता है क्या होता है, तो ईस्ट एल का ऐसा बैच है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों की अटेंडेंस, मैं रिजल्ट की तो अभी बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अटेंडेंस की बात कर रही हूँ कि मैक्सिमम रिजल्ट ईस्ट एल के बैचेस में आती है। आप चाहे 80% अटेंडेंस आफ्टर, मतलब मैं बताऊँ 10 महीने बाद भी मेंटेन रहती है, तो ये बहुत बड़ा रोल है। और कभी ऐसा सुना है, मतलब ये अच्छा बहुत बच्चों को लगता है ये जो मेंटर्स घर पे जाते हैं ये एक सिर्फ रील के लिए ऐसा होता है, तो ये क्या कुछ कहना है आपको? एक्चुअली युक्ता मैम और रक्षा मैम और दो हम लोग का मेंटर्स है, हम लोग का रूम में आया था, मतलब रैंडम वन डे। एक्चुअली मिस और दोनों मेंटर्स इसलिए आया था क्योंकि क्लास 11 का एक कोई बच्ची का तबीयत ख़राब हो गया था उस दिन, तो मैम उनको देखने आया, बट मैम हम लोग का नहीं बोला, हम लोग का सबका रूम में आया। इनफैक्ट मैस ये सब में जाके खाना ये सब भी देखा कि लाइक सब साफ़ है कि नहीं, टेस्ट करके भी देखा कि मतलब द फूड क्वालिटी कैसा है। तो ये बस मतलब रूम तक आने का नहीं है, पूरा ओवरऑल हॉस्टल में देखना कि सब फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ ये सब मिल रहे कि नहीं मिल रहे। तो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। और टीचर्स, इनफैक्ट मेंटर्स तो आते हैं बट टीचर्स भी आते हैं सर। अब आते हैं हमारे सबसे प्यारे प्यारे मटेरियल्स को। तो भाई तुम लोगों को यहाँ पर होमवर्क कैसे मिलता है? स्पेशल 26 जो इस बार की सबसे खास बुक है, अब जो स्पेशल 27 हम देने वाले हैं इस साल के बच्चों को, तुमने तो 26 के नाम से करी है, ठीक है। और इनको क्या क्या प्रेपोमीटर करते हैं, तो पहले मटेरियल के बारे में बात करते हैं। तो इस बार की सबसे खास बुक हमारी, अब जो तुम्हें स्पेशल 27 मिलने वाली है, जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो क्या कहना है, ये बुक किसी ने करी है, क्या करी है? अच्छा हाँ, मैं रीनीट की तैयारी कर रही थी और तब मैंने ये पूरा बुक मतलब जितना हो सकता था मेरे से मैंने कवर करा। तो उसमें मेरी जो मतलब कंडीशन थी, मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इवन मैं बताऊं केमिस्ट्री, बायो नॉर्मल क्वेश्चंस तो बन जाते थे, लेकिन मैं जब यहाँ के वो क्वेश्चंस देखी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन थे, तब मुझे वो भनक लगा कि क्वेश्चन कहाँ तक जा सकते सिर्फ एनसीईआरटी के दायरे में भी रह के। इवन फिजिक्स का भी जो टफ क्वेश्चन का लेवल था कुछ हद तक मैंने प्रैक्टिस करे थे, लेकिन मैं यहाँ पे भी जब ये बुक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी मुझे लगा कि अब मेरी लेवल बढ़ रही है केमिस्ट्री और बायो में, कि वो स्टेटमेंट पढ़ने का स्पीड मेरे अंदर बढ़ा। तो ये बुक मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जिसने प्रैक्टिस नहीं की तो वो बहुत बड़ा लॉस है उसके लिए। मॉड्यूल तो हो जाते हैं, उसके बाद जब ये क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि लगता है कि मतलब और पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा। रोज के आपको 100-125 क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, तब जाकर सिलेक्शन होता है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन करो जिससे इतना मन प्रभावित होता है, अरे वाह तुमने किया, और टफ पेपर आ गया तो, या एकदम ही टफ क्वेश्चन करो, इजी आ गया तो। ये भी एक प्रॉब्लम है जो आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता कि सिर्फ टफ की प्रैक्टिस करने से जब इजी क्वेश्चन आते हैं तो इजी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे ना मतलब जैसे टेस्ट होता है तो केवल ऐसा नहीं है कि स्पेशल 27 में आपको वैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट में भी वैसा आता है। और इवन टेस्ट इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कभी वो इजी आ रहा है, कभी हार्ड आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि किसकी तैयारी। जैसे फर्स्ट टेस्ट में फिजिक्स बहुत हार्ड था तो मुझे लगा ठीक है भाई फिजिक्स एंड में करना है, सेकंड में देखा तो केमिस्ट्री हार्ड आ गया, ठीक है। और दोनों में बायो ठीक था, थर्ड में बायो इतनी लेंथी कर दी। जस्ट लाइक एनटीए की तरह हमारे इसराइल के टेस्ट पेपर अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हर लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी का कारण है कि 3 साल के अंदर वी आर गेटिंग 705 मार्क्स, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम टफ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे पहले हमें सीपीपी मिलती है, उसमें क्या होता है इजी क्वेश्चन होते हैं, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सबसे पहले क्लास के बाद वो करनी होती है। फिर उसके बाद हमें एसपीपी मिलती है, इसमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देन मॉड्यूल्स करने होते हैं, जिससे आप एसपीपी में भी वेरिएंट्स है, एसपीपी 1 है, फिर उसके ऊपर एक और लेवल आती है, एसपीपी 2 मिलती है, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स करने होते हैं, फिर हमें स्पेशल 27 पे आना पड़ता है। तो एक लेवल वाइज करने होते हैं ताकि हमसे वो बने। करेक्ट। एक तो होते हैं कि फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, एक होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट। तो उसमें क्या कहना है कि भाई गुरमिंदर तुम बताओ कि टॉपिक वाइज टेस्ट का क्या रोल है? मैम कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आपने वो चैप्टर कर लिया है, अब जा तो तुम्हें पता है कि तुमने वो चैप्टर करा है, जा तो चैप्टर को पता है कि तुमने वो चैप्टर करा है। तो यही बात है कि जब तक तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर का कोई टेस्ट नहीं लगा लेते, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा गलत कहाँ हो रहा है और तुम सही कहाँ कर रहे हो। टॉपिक वाइज टेस्ट की ना एक खास बात यह है कि जैसे वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है, जैसे आपने कंप्लीट हुआ नहीं हुआ वो सीबीटी खत्म हो मोड में। जाएगा। अच्छा, इसरल के सारे टॉपिक वाइज जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुके हैं सीबीटी मोड में, और हम तो पिछले 4 साल से ही सीबीटी मोड ले रहे हैं। हाँ,
तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया हुआ है कि बायो का टाइम कम दिया हुआ है ताकि हमारी जल्दी करने की प्रैक्टिस हो। जो शक्तिमान कार्ड है उसमें एक एक चीज पे टिक लगाते हैं मेंटर्स, उस पे अब इनके मोहर लगाते हैं, भैया तुम्हारा ये नहीं हुआ है, तुम ही लगाता है। नोट्स में भी लगाते हैं, होमवर्क चेकिंग होती है, इस पर भी आते हैं अपन। जैसे इसके अरे यार तूने इतने बढ़िया नोट्स बना रखे जैसे हैं। मैम चैप्टर कंप्लीट होता है ना, उसके बाद उसमें स्टेम लगाया जाता है ई सीरियल का। जैसे ये भाई नोट्स हैं इसके, ठीक है, आई होप वे विजिबल हो, ठीक है, तो इस पे स्टैम्प लगाया जाता है। उसके बाद आग एनालिसिस हो गया, फिर टिप्स भी कि भाई जो जो इनको टिप्स की ज़रूरत है। जैसे एनालिसिस में तो ये भी होता है भाई तुम्हारे 12 घंटे की स्टडी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, आवर्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऑल्सो कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। जैसे बहुत बच्चों को यहाँ पर फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, यार आज की जनरेशन है बहुत आसान है, तो भाई उसमें क्या करते हैं भाई ईसरल के मेंटर जब फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन होता है तो जिसमें है लॉक करते फ़ोन को लॉक कर देते हैं, जो भी ऐप होता है अपना पासवर्ड लगा देंगे कि बस मेंटर जानेगा और कोई नहीं। तो फिर फ़ोन नहीं, फिर इच्छा करती है चलाने की, अच्छा तो करती है हमें। फिर धीरे धीरे क्या होता है इच्छा करेगी भी तो चलाएंगे कैसे, तो छूटेगा ही से। मतलब जैसे आप अगर कहीं और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वहाँ इतने सारे बच्चे, आप हर एक ना मेंटोर से डिस्कस कर सकते हो ना टीचर से, तो आपको खुद को सोचना पड़ता है कि मेरा बैकलॉग हुआ तो कैसे कंप्लीट करूँ, ये ऐसा हो गया तो मुझे कैसे करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपका अगर बैकलॉग हो भी आपके मेंटोर सब करवा देंगे, आपके टीचर्स आपको सब बता देंगे, मतलब दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जैसा जैसा टीचर कह रहा है मेंटोर कह रहा है वो बस करते रहो। मैं जो एक ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी लास्ट के ईयर में कि वो सिलेबस कंप्लीशन को लेके हम इतना परेशान रहते थे कि एक टॉपिक को इतना खींचे जा रहे। हम जाके कंप्लेन भी करे, बहुत सारे बच्चों ने जाके कि सर मैनेजमेंट को कंप्लेन कि इतना खींच रहे, बाद में जाके फिर से ये प्रॉब्लम आई। आई डोंट नो ये किस इंस्टीट्यूट की बात करिए, लेकिन ये प्रॉब्लम मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में, एक ईसरल इकलौता इंस्टीट्यूट है कि लास्ट टाइम हमने 15 फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। ऑल्सो फिर उसके बाद 3 महीने का रिवीजन करवाया था, क्योंकि रिवीजन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन, और 100 से प्लस फुल सिलेबस टेस्ट लिए थे, टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी कि टोटल ऑन एन एवरेज हमने 200 टेस्ट तक भी लिए थे। और इस बार हमारा टारगेट है 250 प्लस टेस्ट, वो भी सीबीटी मोड में हो। तो हमारा तो अभी से रिवीजन स्टार्ट हो गया है। हाँ, फिजिक्स ने कैलोरीमेट्री मतलब रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। Yes. अभी क्योंकि- सिलेबस भी चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है। यार ये जो है ये गाइडेंस, मेंटरशिप, ये प्लानिंग हमारे एनके सर की है, जो पिछले 40 साल से जिन्होंने कोटा को शिक्षा की नगरी बनाई है उनका है। तो इसीलिए यही कारण होता है कि 3 साल में 3 अंडर टॉप 100 रैंक भी आ सकती है। इसमें पहली बार मैं इतना दूर से आया हूँ ना, आसाम से डायरेक्ट राजस्थान, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का है। तो मेरे को लग रहा था कैसा होगा, फिर पहली कोचिंग कैसा होगा, बट कुछ सोचने का दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, बहुत एकदम होमली जैसा फील होगा। मतलब कोचिंग नहीं लगता कि हाँ मैं घर में पढ़ रहा हूँ। मन लगता है तुम लोगों का? हाँ है मैम। मेंटर्स यहाँ पे लाइक जितने करेंगे उतना ही हमें डर भी लगता है। मतलब जब उनका डर फोन आता जरूरी है। जब उनका फोन आता है 2 मिनट के लिए तो सारे बुरे कर्म याद आ जाते हैं, पिछले महीने में क्या बुरे कर्म करे थे, क्यों फोन आ रहा है। और आप दोनों बच्चे हो एक्सपीरियंस में? एक्सपीरियंस में तो हम ये एक चीज़ मेरे को याद आया कि जब हम स्टार्टिंग में आया था, मतलब ईसर गुरुकुल में, लाइक आई वाज न्यू, तो मेरे को पता नहीं था कि इधर कहाँ क्लासेस हो रहे, फर्स्ट डे क्लासेस था। तो मेरे को ये याद है कि मतलब इवन मेंटर्स ने तो क्लास तक आके क्लास में बिठाया था कि बेटा तुम्हारा क्लास इधर से होगा तो तुम इधर से करना। हम लोग को रास्ता दिखाया था, बताया था कि इधर से लेफ्ट है, इधर से स्टेयर्स है, इधर लाइब्रेरी है, इधर कैंटीन है, इधर मतलब सब कुछ का रिलेटेड। आई थिंक बस, और एक और चीज़ है कि बस इतना एकेडमिक्स का ध्यान नहीं रखता है ओवरऑल। मतलब बीच में मेरा भी हेल्थ इश्यूज ये सब आया था, तो मेंटर्स लाइक चेक करता था, 2 क्लास मिस हुआ था तो कॉल करके पूछा था कि क्लास क्यों नहीं आया, एंड देन तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर ये सब के पास भी ले जाएगा एंड ऑल। तो ओवरऑल ये सब मेंटर्स, टीचर्स, ये सब तो एक्सीलेंट है। मतलब आई डोंट थिंक सो मतलब कि मतलब इससे अच्छा कुछ हो सकता है। होमवर्क चेकिंग में प्रतीक सर हम लोग का आया था क्लास में। कल तुम्हारी प्रतीक सर ने होमवर्क चेकिंग करी, हाँ। मैंने देखा। हाँ, देख लो भाई, डायरेक्टर्स भी खुद आते हैं बिकॉज दे आर जेन्युइनली बाय हार्ट दे आर टीचर्स। तो ऐसा नहीं फिर कि बेइज्जती तो नहीं हुई बायो के नोट्स नहीं, में? जैसे आए ना, ऐसा नहीं कि आके तारीफ करी। टीचर आ गई, बट आए, एक एक चीज़ देखे, नोट्स में क्या लिखे, क्वेश्चन कैसे करते हो, मार्किंग करते हैं नहीं करते, तो ये सब भी देखते हैं। और जैसे क्वेश्चन भी पूछने लगा, जैसे सर आए थे, मैंने केमिस्ट्री का भी नोट देखे और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने लगा, तो मैंने आंसर दिया, बट मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था। करेक्ट ही है बट कॉन्फिडेंट, सर ने बोला कॉन्फिडेंट में देना चाहिए ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ से पूछ किया जाता है। मतलब आया था ना, सब स्टूडेंट का एकदम होश उड़ गया था क्या हो रहा है। मेंटर्स को भी नहीं पता था कि वो आने ऐसा वाले नहीं, हैं। वो नोट्स एकदम में याद टीचर जो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखता है नहीं, बट वो नोट्स भी वैसे ही देखते हैं जैसे क्वेश्चन देखते हैं।
क्योंकि नोट्स भी इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होते हैं यार, वाह वाह वाह। मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं अपने घर से आया था ना मेरे को अपनी मंजिल का पता था, ना कहीं ना पता था कौन से इंस्टीट्यूट जाना है, ना हॉस्टल। गॉड की इतनी कृपा रही कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मिला एकदम। अरे वाह यार, तो भाई जल्दी से आ जाओ, आप लोगों का इंतज़ार है और इस बार AIR 1 लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।